हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विपिन। सो गाइस, आज आपसे बात करने वाला हूँ मैं दीपक नाइट्रेट के बारे में। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इसके सेक्टर में। केमिकल सेक्टर में एक बहुत ही उभरती, बहुत ही बड़ी कंपनी है जो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। ऑल ओवर इंडस्ट्री में जो केमिकल रिक्वायरमेंट है, कोई भी फील्ड हो, बट इनका नाम पहले आता है केमिकल प्रोडक्शन में, केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। जितनी अच्छी कंपनी है, जितने अच्छे इसके रिजल्ट है, उतना ही अच्छा इसका ट्रेडिंग रिकॉर्ड है, उतना ही अच्छा इसका रिटर्न है। आप देख सकते हैं पिछले एक महीने में इसने 30% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 54% का रिटर्न दिया है, एक साल में 180% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 1188% का रिटर्न दिया है और लाइफ टाइम रिटर्न इसने दिया है 4276% का। ये बहुत ही एक्सट्रीम और बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न से जो ये दे रहा है। अब बहुत से लोग कहेंगे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, इनका भी अगर देखोगे लाइफ टाइम का काफ़ी बड़ा होगा रिजल्ट। बट डिफरेंस ये है क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। टीसीएस, एचडीएफसी, विप्रो, ये सारे कंपनीज 90s के टाइम से चलते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका लाइफ टाइम रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होगा। बट इस केस में ये कंपनी जस्ट 10 साल पुरानी है, इनकी लिस्टिंग जस्ट 10 साल पुरानी है, कंपनी पुरानी है, बट इनकी लिस्टिंग जो है, ट्रेडिंग लिस्टिंग जस्ट 2010 में ये लिस्ट हुई थी। बस 10 साल हुए ट्रेडिंग को और तब से अब तक इन्होंने लगभग 4300% का जो है रिटर्न दिया है, जो एक्चुअली बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। और आज इस स्टॉक ने जो 20% का अपमूव दिया है, एक दिन में 20% भागा है, उसके पीछे एक बड़ी न्यूज थी। बस इसी कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरे सेक्टर के लिए, इसके जो केमिकल सेक्टर है सारे सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज थी। बट वो न्यूज क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इसके टेक्निकल्स बताऊं, इसके फंडामेंटल्स बताऊं, इसका रिजल्ट देखे, इससे पहले हम देखते हैं कि कंपनी में जो है डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। सो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट है केमिकल प्रोडक्ट्स, इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। ऑल ओवर द इंडस्ट्री इसकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड रहती है, वांट रहती है। ऐसा बिजनेस मॉडल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बिकॉज कभी कोई इंडस्ट्री मंदी में चल रही है तो दूसरी जो इंडस्ट्री है जो अच्छी फल फूल रही है वो इंडस्ट्री दूसरे को सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल इनकी जो डिमांड है अगर एक इंडस्ट्री में कम भी हो जाती है तो दूसरी इंडस्ट्री जो चल रही है वो उसको सफाइस कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम रिलायंस का बिजनेस मॉडल देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर में वो घुस रहा है। क्योंकि अगर कोई एक सेक्टर कम पड़ रहा है, कोई एक सेक्टर जो है ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो दूसरा सेक्टर है वो उसे कवर अप कर लेगा। और वाइस वर्सा आगे अगर दूसरा सेक्टर कवर अप नहीं कर पा रहा तो तीसरा सेक्टर उसे कवर अप कर लेगा। तो वैसा ही है इसका भी। आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर, कलर, जो कलर्स होते हैं जो हम पेंट करते हैं घर पे, उन पे भी जो है इनके केमिकल्स यूज होते हैं। पेपर, फ्यूल एडिटिव्स, डिटर्जेंट्स, रबर, टेक्सटाइल्स, डाइस एंड पिगमेंट्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स, सारे ही ओवरऑल आई बिलीव ओवरऑल सेक्टर ही जो है उनको ये केमिकल्स जो है प्रोवाइड करते हैं। इनका एप्लीकेशन जो है प्रोडक्ट का हर सेक्टर में कहीं ना कहीं यूज होता ही है। करंटली फार्मा बूम में था तो काफी ज्यादा बेनिफिट इनको ही मिला है फार्मा सेक्टर से, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनको डिलीवर किया है हायर एंड पे। इनके सेल्स जो है फार्मा की वजह से काफी ज्यादा ऊपर गए थे, जबकि ओवरऑल दूसरी इंडस्ट्रीज जो है काफी ज्यादा डाउन था। अगर आप देखोगे एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फ्यूल एडिटिव्स, टेक्सटाइल्स, ये सारे जो बिजनेसेस थे करंटली इतने चल नहीं रहे थे बिकॉज लॉकडाउन की वजह से इनका प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था, कंजम्पशन उतना नहीं हो रहा था। सो ऑब्वियसली इनके जो सेल्स थे इस सेक्टर में कम हो गए थे, बट वो सारे उन्होंने कोप अप कर लिए एक फार्मास्यूटिकल्स थे। तो आई बिलीव आप समझ रहे हैं मैं पहले क्या बोलना चाह रहा था। अगर इनके मल्टीपल सेक्टर में इनके एप्लीकेशन से इनके प्रोडक्ट्स मल्टीपल सेक्टर में यूज होते हैं, तो अगर कोई सेक्टर मंदी में जा रहा है, कोई सेक्टर बंद पड़ रहा है, कोई सेक्टर जो इतना आउटपुट नहीं दे पा रहा है करंट सिचुएशन की वजह से, कोई भी सिचुएशन हो, अभी तो कोविड था, भले इसके अलावा कोई और सिचुएशन हो, अगर इनमें से 2-3 सेक्टर भी जो इनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं बट इनके पास बैकअप में दूसरे अल्टरनेटिव्स भी होते हैं जहां पे इनके सेल्स अच्छे खासे ये लोग बूस्टअप कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। सो ओवरऑल इनका केमिकल सेक्टर में जो डाइवर्सिफिकेशन है काफ़ी अच्छा है, इनका पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज को ये लोग अपना प्रोडक्ट जो है बेचते हैं, सेल करते हैं। सो उस वजह से इनके ओवरऑल जो सेल्स फिगर होते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। सो अभी मैं आपको बताता हूँ किस वजह से ये शेयर आज जो है 20% तक भागा। और ये शेयर जो है 100-200 का शेयर नहीं है कि 20% ज़्यादा मायने नहीं रखता, ये काफ़ी महंगा शेयर है, अराउंड 600 प्लस का शेयर है, 650 प्लस का शेयर है, जो आज 700 क्रॉस कर गया 20% के हाइक से। तो उसका रीजन बहुत ही बड़ा था। दीपक नाइट्रेट, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स एंड एसआई ग्रुप, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं एक ही फील्ड में। इनका सब फील्ड जो है केमिकल प्रोडक्शन का है, केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। इन्होंने सब जो डीजीटीआर को मिलकर कंप्लेन की थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जिसे डीजीटीआर कहते हैं, इनसे इन कंपनीज ने मिलकर कंप्लेन की थी कि एक जो कंपोनेंट है फिनॉल नाम का, वो बहुत ही सस्ते दाम पे जो है इन्हें बेचना पड़ रहा है, बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जिस कॉस्ट पे इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं
उससे भी कम दाम पे इन्हें बेचना पड़ रहा है। और उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है सस्ते दामों पे ये चीज़ इंपोर्ट कर रहा है आउट ऑफ इंडिया से, उस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप देखोगे इंडिया में 600 मिलियन वर्थ ऑफ फिनॉल इंपोर्ट होता है हर साल, और इनकी ये कंप्लेंट सीरियसली ली है DGTR ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, और इन्होंने यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है फिनॉल पे, जो कि इंपोर्ट होता है मोस्टली थाईलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स से। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है इस इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज अगर किसी प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है टैक्सेशन के बाद, तो वहां पे जो डंपिंग है वो कम हो जाता है। तो एंटी डंपिंग का मतलब ही ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है कोई चीज किसी एक कंट्री को, तो जो रिसिपिएंट कंट्री, जो कंट्री रिसीव कर रही है कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वहां पे ये लोग ड्यूटी बढ़ा देते हैं, कस्टम ड्यूटी कहिएगा, कोई ना कोई ड्यूटी कहिएगा, टैक्सेस कहिएगा। तो उस वजह से जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है उन्हें ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट जो है महंगा पड़ता है एक्सपोर्ट करने के लिए। और उस वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, हमारे केस में जहां पे दीपक नाइट्रेट है, उन लोगों को बेनिफिट होता है, वो उनके प्रोडक्ट जो है मार्केट रेट में बेच सकते हैं, उन्हें जो है काफी सस्ते दरों पे बेचना नहीं पड़ता है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज था, बिकॉज अगर किसी प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स है, डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, उनको प्रोडक्ट्स में जो है काफी ज्यादा मार्जिन मिलता है, उनके प्रॉफिट्स पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ उनके सेल्स नंबर भी जो है पहले से इंप्रूव हो जाते हैं। अगर हम एनुअल रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने 5 साल का रिजल्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली कंपनी के रिजल्ट जो है बेहतरीन हो रहे हैं। पहले 62 करोड़ था 2016 में, उसके बाद 96 करोड़ हुआ, फिर थोड़ा घटा 80 करोड़ के आसपास हुआ, 79-80 करोड़ बोल सकता हूँ मैं, फिर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ 173 करोड़, और 2020 में तो इन्होंने जो है बम्पर प्रॉफिट दिया है 611 करोड़ का। अगर आप ये सारे क्वार्टर मिला के भी देखें तो भी इतना प्रॉफिट नहीं होता है जो इन्होंने पिछले साल दिया है। और इनके सेल्स भी आप देखोगे तो इक्विवेलेंटली जो है डबल ट्रिपल हुआ है एज कम्पेयर टू इनके पहले के सेल्स। 4299 का इनका सेल हुआ है, अदर इनकम 35 करोड़, टोटल इनकम जो है 4264 करोड़ यहाँ पे होता है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 3343 करोड़ का इनका एक्सपेंडिचर है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है 921 करोड़ का है, और सब घटा के अगर आप देखोगे तो 611 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। तो जैसे इन्होंने ये रिजल्ट दिया उसके बाद से स्टॉक ने जो अच्छा अपमूव पकड़ा है, अच्छा अप ट्रेंड पकड़ा है, काफी ज्यादा इन्होंने जो है एक रैली दी है। सो ये था कंडीशन ईयरली रिजल्ट का। अभी हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। सो यहाँ पे आप क्वार्टर रिजल्ट में देखोगे तो पहला जो क्वार्टर है 2021 का काफी वीक था, 98 करोड़ का प्रॉफिट था, बहुत ही कम प्रॉफिट है अगर हम कंपेयर करेंगे इसके पहले के प्रॉफिट से। अगर लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे तो लगभग हाफ है, 50% से डाउन है। अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें 2019 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें जून 2019 के, तो लगभग 45% डाउन है इस बार का जो इनका प्रॉफिट है। स्टिल प्रॉफिट में ही है, और इन्होंने इसका रीजन ये दिया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बस इनके जो फार्मा सेक्टर में जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, फार्मा सेक्टर में जो सेल्स हो रहे थे वही इनके हाई थे। बाकी ऑल ओवर जो इसका इंडस्ट्रियल सेल था, जैसे कि एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर, कलर एंड्स, पेपर, ये कह रहे हैं कि ये सारे सेक्टर्स जो डाउन थे। इन सारे सेक्टर्स में डिमांड बिल्कुल जीरो के आसपास थी, इनका कोई भी सेल इन सेक्टर्स में हुआ नहीं। उस वजह से यहाँ पे जो नंबर्स है वो बहुत ही वीक दिख रहे थे। स्टिल अगर हम देखें कि लॉकडाउन के बावजूद अगर ये 98 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि काफी बुरे रिजल्ट्स है, कंपैरिजन में बुरे हैं। अगर कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से तो ये बुरे, बट पिछले क्वार्टर में कोरोना नहीं था, पिछले क्वार्टर में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। स्टिल इन्होंने जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इनके सेल्स नंबर्स मेंटेन किए उस वजह से इनका प्रॉफिट इतना दिख रहा है। सो आई बिलीव ओवरऑल अच्छा मेंटेन किया है, लॉस में नहीं गए या फिर फ्लैट प्रॉफिट नहीं दिखाया है, प्रॉफिट दिखाया, अच्छा खासा दिखाया, बस कंपैरेटिव में कम था। सो अभी करंटली मार्केट जो है बैक ऑन ट्रैक आ रहा है, सारी चीजें ओपन हो रही है, सारी जगह डिमांड बढ़ रहा है, सब चीजें थोड़ी थोड़ी करके खुल रही है, शॉप्स कहिए, मैन्युफैक्चरिंग कहिए, कंपनीज कहिए, थोड़े पैमाने पे खुलना चालू कर रहा है। सो ऑब्वियसली इनका डिमांड भी थोड़ा थोड़ा पिकअप करने लग जाएगा, और ऑब्वियसली अगर डिमांड पिकअप कर रहा है इनका सेल्स पिकअप करेगा, और इनके प्रॉफिट जो है वापस पुराने नंबर्स पे आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि गवर्नमेंट ने अभी एंटी डंपिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, तो ऑब्वियसली ये शेयर को अच्छा बूस्टअप मिलेगा, सेल्स को अच्छा बूस्टअप मिलेगा, साथ ही साथ इनके मार्जिन्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो आप देख सकते हैं 68,40,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, डिलीवर हुई थी उसमें से 13,70,000। परसेंटेज डिलीवरी की बात करें तो आप देख सकते हैं 20.04% यहाँ पे डिलीवरी हुई थी, काफी कम परसेंट है डिलीवरी की, बट आप देख सकते हैं ये नेगेटिव डिलीवरी नहीं थी। आज ये स्टॉक रेड में बंद हुआ,
अपर सर्किट पे बंद हुआ। सो इसका मतलब ये है कि डिमांड काफी ज्यादा थी स्टॉक के लिए, बट कोई डिलीवरी छोड़ नहीं रहा था, कोई सेल ऑर्डर जो है प्लेस नहीं कर रहा था, तो उस वजह से इसकी डिलीवरी क्वांटिटी काफी कम है और स्टॉक ने आज 20 से 90% की जो रैली दे दी थी। सो यहाँ पे हम चार्ट्स में टेक्निकल देखते हैं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बुलिश कैंडल थी। ये बस आज की एक दिन की कैंडल है। स्टॉक को लगभग 665 से डायरेक्टली जो है 779 पे लेके खड़ा कर दिया इस कैंडल ने। आज काफी बेहतरीन रैली इसने दी थी, वो एक न्यूज की वजह से जो मैंने आपको पहले बताया था कि एंटी डंपिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है केमिकल्स के लिए, और क्योंकि इसने एक दिन में इतनी बड़ी रैली दी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई काफी ज्यादा ऊपर चला गया है, ये ओवरबॉट जोन में चला गया है। आज काफी ज्यादा वॉल्यूम भी था इस शेयर में। प्रोबेबिलिटी है कि नियर फ्यूचर में ये थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है। तो आप देख सकते हैं जब भी आरएसआई 80 के अबव गया था यहाँ पे, तभी यहाँ पे पहले करेक्शन आया चुका है, तो यहाँ पे भी करेक्शन आने के चांसेस ज्यादा है। शेयर अच्छा है, बट क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में चला गया है तो नियर फ्यूचर में एक करेक्शन का चांसेस दे सकता है। ये करंटली अपने 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले कभी भी ये इतनी ऊपर गया नहीं था जिस पीक पे अभी है ये, तो उस वजह से कोई भी इसका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको चेज नहीं कर पा रहा है। सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो सारे वैल्यूएशंस पे ये अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो पी रेशियो है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, जस्ट 16.82 का है, जबकि इसके कॉम्पिटिटर्स का 54.37 है। प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो बस 6 टाइम्स हायर प्राइस टू बुक रेशियो है, जबकि इस कॉम्पिटिटर्स का 11 और 7 है। 6.54 का प्राइस टू बुक रेशियो मैं ये नहीं कहूँगा काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा है, स्टिल इस कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी ज़्यादा कम है ये मैं कहूँगा। इसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 0.59%, ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, बट स्टिल एज मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिटर्स, इसके जो लेवल कॉम्पिटिटर्स है उनसे काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हैं 33.55% का रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका, बाकी दो कंपनीज इसके पास तक नहीं आते हैं। काफी बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी है, ऐसा रिटर्न ऑन इक्विटी काफी रेयर कंपनीज में होता है। अगर मैं आपको रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपल टर्म में बताऊं, अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझिएगा, किसी कंपनी में अगर 100 रुपये लगाए हैं सर इन्वेस्टर्स ने मिलकर, इक्विटी उनके पास 100 रुपये का है, तो वो 100 रुपये से वो लोग 33 रुपीज़ कमा रहे हैं, यानी कि 100% पे ये लोग 33.55% का रिटर्न दिखा रहे हैं। तो ये रिटर्न दिखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कंपनी के लिए। 20% जो है एक हायर रेंज में होता है, 33% यानी कि पूछिए मत, काफ़ी अच्छा ये लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा सेल्स फिगर मेंटेन कर रहे हैं, उस वजह से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है काफ़ी अच्छा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रमोटर्स के पास मेजर शेयर होल्डिंग है 45.69% की, लगभग 46%, बहुत ही बेहतरीन है, बिकॉज यहाँ पे प्रमोटर्स के पास मेजर स्टेक होल्डिंग है। उस वजह से कंपनी में कोई गड़बड़ होती है, कंपनी कभी कम परफॉर्म कर रही है, कंपनी की जो शेयर वैल्यू कम हो जाती है, तो सबसे पहला इंपैक्ट प्रमोटर्स से पड़ेगा। तो प्रमोटर्स ऐसे कंपनी में अपनी जी जान लगा देते हैं कि शेयर की प्राइस जो है वो कम ना हो, शेयर की प्राइस बढ़ते रहे, बिकॉज उसमें उनका पर्सनल गेन है, पर्सनली उनको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर नेक्स्ट हाइलाइटर देखोगे तो म्यूचुअल फंड के पास काफी अच्छी होल्डिंग है, 14% की होल्डिंग थी ईयर 2018 में, और अभी अगर आप देखोगे तो 15.25% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड के पास भी बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही अच्छी होल्डिंग है। अगर कोई म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो समझ लीजिएगा स्टॉक में कोई बात है, स्टॉक अच्छा है, बिकॉज म्यूचुअल फंड बहुत ही सोच समझ के, बहुत सारे फंडामेंटल्स, बहुत सारे एनालिस्ट के ओपिनियंस लेके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो अगर इन्होंने इतना बड़ा स्टेक इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो एक्चुअली स्टॉक में कोई बात होगी, तब जाके इन्होंने इतना बड़ा स्टेक इन्वेस्ट किया है। तो अगर नॉर्मल रिटेलर्स की बात करें तो 19.52% में उनकी स्टेक आती है। ये मिसलिनियस होता है, काफी ज्यादा अलग अलग एंटिटीज भी इसमें होती है, तो इसमें से काफी ज्यादा स्टेक जो है रिटेलर्स का भी है। अगर हम देखें एफपीआई और एफआईआई की तो 10.96% है, टोटल डीआईआई जो है 23% है। अभी हम समराइज करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, इसके अच्छे और बुराई स्टॉक में क्या है ओवरऑल हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनका रिटर्न जो है बहुत ही बढ़िया है, बस 10 साल में इन्होंने लगभग 4300% का रिटर्न दिया है। अगर एफडी से कंपेयर करोगे तो अगले 100 साल में भी एफडी आपको ओवरऑल इतना रिटर्न दे नहीं पाएगा जो इन्होंने बस 10 साल में दिया है। जो कौन है, जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि डिविडेंड इनका इतना अट्रैक्टिव नहीं है। जैसे कि हमने देखा, अगर आप इसके कंपैरेटिव कंपनी से कंपेयर करें तो डिविडेंड अच्छा है, बट ओवरऑल इनका डिविडेंड इतना ज़्यादा नहीं है, कंसिडरेबल नहीं है इनके बिजनेस को अगर हम देखें तो। उसका रीज़न ये है कि ये डिविडेंड ज़्यादा बांटने पर बिलीव नहीं करते, वो डिविडेंड ये रीइन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, बिजनेस सेगमेंट को डाइवर्सिफाई करने में, बिजनेस सेगमेंट को बढ़ाने में। तो ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वो डिविडेंड यूज करते हैं। तो लोग अगर डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं तो उनके लिए इतना अट्रैक्टिव स्टॉक नहीं होगा। जो अगली अच्छी बात इस शेयर में ये है कि जो प्रमोटर्स के स्टेक है वो प्लेज नहीं है। आप देख सकते हैं 45% प्रमोटर के स्टेक थे, तो उसमें अगर प्लेज होते तो प्रॉब्लम होते, डिफॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होते, बट यहाँ पे प्रमोटर्स के शेयर जो है कंसिडरेबली प्लेज नहीं है, बहुत ही इग्नोरेबल या नहीं के बराबर जो है प्लेज होंगे। तो उस वजह से जो
ओवरऑल कंपनी की हालत है काफ़ी अच्छी है, कंपनी के डिफॉल्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं यहाँ पे। जो अगला नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक ने काफ़ी बड़ी रैली दी है काफ़ी शॉर्ट टर्म में, न्यूज़ बेस्ड रैली थी वो। तो यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड स्टॉक का प्रॉब्लम ये है कि जितना स्टॉक भागता है उतना ही वहाँ पे करेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में इसमें एक करेक्शन आ सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो है प्रमोटर्स हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और वो जो प्रमोटर्स के स्टेक है वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि घटा रहे हैं, स्टेक जो है बढ़ते जा रहे हैं कंसिडरेबल प्रोपोर्शन से। तो एक अच्छी बात है, किसी कंपनी में अगर प्रमोटर्स की स्टेक ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है प्रमोटर्स उस कंपनी में बिलीव करते हैं, प्रमोटर्स इस कंपनी को बढ़ाने के लिए, उसकी शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो अगली नेगेटिव बात इस कंपनी में यह है कि इसके जो रिजल्ट्स है, Q1 के रिजल्ट्स आपने देखा 2021 का जो पहला रिजल्ट था काफ़ी वीक था। उसकी वजह ये थी कि लॉकडाउन था, उस वजह से इनके सेल्स कम हुए थे, इसलिए इनका क्योंकि पहला क्वार्टर वीक था तो ओवरऑल जो ईयर रिजल्ट है उस पर इसका इम्पैक्ट दिख सकता है। अगर ये इनके अगले आने वाले 3 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखा रहे तो ये जो इनका पहला क्वार्टर वीक गया ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है इनकी ईयरली रिजल्ट को जो है ये कम कर सकता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख सकता है। जो अगली अच्छी बात इस स्टॉक में ये है, जो प्रो इसका ये है कि एनालिस्ट काफ़ी बुलिश है स्टॉक को लेके और वैल्यूएशन भी इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सो उस वजह से स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में और अच्छी रैली दे सकता है। सो ओवरऑल समराइज करूँ तो अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। आज इसने काफ़ी बड़ी रैली दी है एक न्यूज़ के बेसिस पे, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे थोड़ा करेक्शन आ जाए और हो सकता है आज जो इसने रैली दी है अगर 2-3 दिन निफ्टी अगर पॉजिटिव रहे तो ये रैली बरकरार रहे। अगर 20% से नहीं तो लगभग 5% या 10% से जो है ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। अगर आप एंट्री का सोच रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट्स ये ध्यान में रखने हैं कि स्टॉक अभी जो है इसकी 52 वीक हाई पे है, उसने बहुत ही शॉर्ट टर्म में काफ़ी बड़ी रैली दी है और यहाँ से कभी भी करेक्ट हो सकता है। बट दूसरा पॉइंट ये देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो करेक्शन के बाद भी आगे स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो रही है, कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा सेल बढ़ा रही है और ओवरऑल जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे जो आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट लाया जा रहा था कम रेट पे, तो उस पर क्योंकि एंटी डंपिंग पॉलिसी लगाई गई है तो वहाँ पे भी कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। तो ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस, कुछ पॉइंट्स इस स्टॉक को लेके। आप आपका रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ये स्टॉक में इन्वेस्ट का सोचिएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।